दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे अकाउंटिंग बाय अपटे A+A। दोस्तों आज है संडे, कल सैटरडे था। ऑफ कोर्स आज संडे है तो कल सैटरडे ही होगा। और कल यस बैंक के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए। प्राइमा फेसी उसके रिज़ल्ट अच्छे हैं, 300 करोड़ के ऊपर उनका प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। तो कल उनके रिज़ल्ट आए हैं, मैंने रिज़ल्ट आज एनालाइज किए और उसके ऊपर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो का टाइटल है इज़ इट टाइम टू से यस फॉर यस बैंक। दैट मीन्स यस बैंक के शेयर्स बाय करने का टाइम आ गया है क्या, ये वीडियो में देखेंगे। दोस्तों रिज़ल्ट का एनालिसिस मैं करूँगा और एंड में आप खुद ये तय कर पाओगे कि सही में वेदर इट इज़ यस फॉर यस बैंक शेयर्स एज ऑफ नाउ और इट इज़ स्टिल नो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत से लोगों के पास यस बैंक के शेयर्स है, बहुत से लोगों ने ऊपर के भाव पे भी लिए हुए हैं। अगर दोस्तों हम इसका 5 साल का अगर चार्ट देखेंगे तो दोस्तों 5 साल में ये शेयर का वैल्यू 96% कम हुआ है। इसका 400 रुपये का हाई था दोस्तों, विच वॉज इन टुवर्ड्स अगस्त 2018। एंड उसके बाद में हम सभी को मालूम है यस बैंक में क्या क्या हुआ, तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। देन FY 2020 से दोस्तों आफ्टर 2019 दोस्तों जो यस बैंक के शेयर में स्लाइड चालू हुआ, दैट कंटिन्यू टिल एंड ऑफ 2020 एंड देन नाउ सिंस 2020 अभी 2 साल हुए दोस्तों, यस बैंक का जो शेयर है दैट इज़ मूविंग इन द रेंज ऑफ 12 to 14 रुपीज़। 15-16 भी गया था, बट मोर और लेस इट इज़ ट्रेडिंग इन द रेंज ऑफ 12 to 14 रुपीज़। अभी दोस्तों यस बैंक ने कंटिन्यूसली 2-3 क्वार्टर में प्रॉफिट दिखाया है, अच्छा प्रॉफिट दिखाया है, लेकिन शेयर का भाव फिर भी बढ़ नहीं रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है वो हम देखेंगे। जैसे मैं हमेशा मेरे हर एक वीडियो में बोलता हूँ दोस्तों, स्टॉक मार्केट इज़ ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके ऊपर स्टॉक प्राइस का मूवमेंट डिपेंडेंट है। तो दोस्तों फ्यूचर में यस बैंक का फिनेंशियल परफॉर्मेंस, बैंक का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहेगा वो एनालाइज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पिछले 3-4 क्वार्टर से यस बैंक में सब अच्छी खबरें आ रही है। सम ऑफ द न्यूज़ आर बैंक हैज़ सक्सेसफुली कम आउट विद द रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। मतलब बैंक का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस था, बैंक का जो स्ट्रक्चर था, जो चीज़ें खराब हुई थी, कंटिन्यूस बेसिस पे यस बैंक हैज़ बीन सक्सेसफुली ट्राइंग टू कम आउट विद द रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। दूसरा चीज़ दोस्तों, यस बैंक का जो मैनेजमेंट है उसमें भी अभी कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी है। किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस में स्टेबल मैनेजमेंट एंड कंटिन्यूटी इन द मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जो भी मैनेजमेंट रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, जो भी इनोवेटिव चीज़ें लाते हैं, जो भी चेंजेस करते हैं, वो मैनेजमेंट अगर 2-3-4 साल के लिए अगर कंटिन्यू करता है, देन दे गेट सफिशिएंट टाइम टू इम्प्लीमेंट न्यू आइडियाज़, टू इम्प्लीमेंट न्यू थिंग्स। तो ये कंपनी के लिए अच्छा है। तो ये स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन मैनेजमेंट इज़ अ प्लस पॉइंट एज फार एज यस बैंक्स फ्यूचर इज़ कंसर्न। और तीसरा दोस्तों चीज़ इम्पॉर्टेंट जो अभी मार्केट में ट्रेंडिंग है, दैट यस बैंक हैज़ साइंड अ बाइंडिंग टर्म शीट विथ पोटेंशियल पार्टनर टू फॉर्म ARC का मतलब है एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी टोवर्ड्स सेल ऑफ इट्स स्ट्रेस एसेट। तो ये स्ट्रेस एसेट जो है, मतलब जो NPAs है, वो 48,000 करोड़ के स्ट्रेस एसेट्स बेचने के लिए उन्होंने बाइंडिंग टर्म शीट साइन किया है विद JC फ्लावर्स। ठीक है, इसमें बैंक का भी इक्विटी स्टेक रहेगा 20% और JC फ्लावर ने जो बिड दिया है ये 48,000 के एसेट्स खरीदने के लिए, वो 11,000 के आसपास है। दैट मीन्स 48,000 के जो एसेट्स है वो JC फ्लावर्स 11,000 रुपये में खरीदेंगे। तो इसमें कंपनी का नुकसान है क्या दोस्तों? 48,000 माइनस 11,000, ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस इज़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय यस बैंक। लेकिन जितना उनका प्रोविज़न है दोस्तों, उससे भी 35% अमाउंट ज़्यादा पे कर रहा है दोस्तों। मतलब JC फ्लावर ने जो बिड किया है 11,183 करोड़ का, दैट इज़ 135% ऑफ कैरिंग वैल्यू इन द बैलेंस शीट। दैट मीन्स अगर बैलेंस शीट में 100 अगर वैल्यू है तो JC फ्लावर ने उसका खरीदने का प्राइस जो है, जो बिड है, वो 135 रुपये पे दिया है। तो अगर सेम फार्मूला 11,183 करोड़ के ऊपर अप्लाई करेंगे
तो अभी वो जो लोन, वो जो एसेट्स है, उनका बुक वैल्यू है यस बैंक के बुक्स में क्लोज टू 8,300 रुपीज़। उसके सामने दोस्तों 11,183 करोड़ का बाइंडिंग ऑफर आया है। डिफरेंस जो है, जो प्रोविजन है, दैट प्रोविजन विल गेट यूटिलाइज्ड। प्रोविजन जो यूटिलाइज होगा वो प्रॉफिटेबिलिटी में ऐड नहीं होगा, लेकिन 11,183 माइनस 8,300, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस प्रॉफिटेबिलिटी में जब कभी ये डील होगा तभी ये प्रॉफिट में उनके दिखेगा। सो ओवरऑल वी कैन से दोस्तों, यस बैंक इज ऑन अ रिकवरी पाथ, स्टेडी, बट दैट रिकवरी इज स्टिल अकॉर्डिंग टू मी बिट स्लोअर एज कंपेयर टू द मार्केट एक्सपेक्टेशन। दोस्तों, ये ओवरऑल पिक्चर देखने के बाद लेट अस नाउ मूव एंड सी द परफॉर्मेंस इन डिटेल्स। जो भी ये मोबाइल पे मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको ये फिगर शायद ठीक से दिखाई नहीं देंगे, तो मेरे कमेंट्री के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। अगर आप स्मार्ट टीवी के ऊपर देख रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये ऑल फिगर्स यू वुड बी एबल टू सी करेक्टली। टोटल एसेट्स दोस्तों, टोटल एसेट्स में टोटल एसेट्स क्लोज टू 3,18,000 है। ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ हुआ है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखेंगे तो एसेट्स हैव रिमेन्ड एट द सेम लेवल, सेम विद ऑल्सो एडवांसेस। एडवांसेस मतलब कितना लोन कंपनी ने दिया है। ये क्वार्टर में दोस्तों 23,000 करोड़ के ऊपर टोटल उनका डिसबर्समेंट हुआ है, विच इज सब्सटेंशियली हायर देन Q1 ऑफ प्रीवियस ईयर एंड Q4 ऑफ FY22। डिपॉजिट्स ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू Q4 ऑफ लास्ट ईयर, दैट मीन्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर देयर हैज़ बीन अ ड्रॉप ऑफ 2%। इसके डिटेल्स दोस्तों आगे के स्लाइड्स में आएंगे। नेट इंटरेस्ट इनकम year on year substantial growth, again quarter on quarter the growth is subdued. Net profit 311 करोड़, दिस इज़ अ बॉल पॉइंट फिगर। हो सकता है दोस्तों कि मंडे को जब ये स्टॉक मार्केट ओपन होगा तो ये 311 करोड़ का जो प्रॉफिट है उसका इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। लेकिन ये 311 करोड़ बिजनेस से आया है, मतलब जो उनका रूटीन बिजनेस है उससे आया है, या और किसी तरीके से आया है, ये हम लोग आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में दोस्तों 15% का ड्रॉप है। सीडी रेशो मतलब दोस्तों क्रेडिट टू डिपॉजिट, मतलब कंपनी के पास कितने डिपॉजिट्स है और उसके सामने कंपनी ने कितने डिपॉजिट्स लोन देने के लिए यूटिलाइज़ किए, तो वो रेशो दोस्तों है 96.4%। दैट मीन्स अगर कंपनी के पास 100 रुपीज़ का डिपॉजिट है, उसमें से 96.4 रुपीज़ कंपनी ने लोन में डिसबर्स किया है। दोस्तों, यस बैंक ने जो अभी लोन दिए हैं इन Q1 ऑफ करंट ईयर, उसमें वन कैन सी अ क्लियर शिफ्ट फ्रॉम कॉरपोरेट टू रिटेल सेगमेंट। मतलब जो कंपनी का जो कॉरपोरेट में जो एक्सपोजर था, जिसके वजह से कंपनी के NPAs इतने ज़्यादा दिख रहे हैं, उससे अभी शिफ्ट होके स्लोली बट श्योरली बैंक इज़ शिफ्टिंग टुवर्ड्स रिटेल सेगमेंट। कासा रेशो दोस्तों, कासा मतलब सिंपल टर्म्स में करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, इसका रेशो दोस्तों 30.8% है। ये कासा के ऊपर आगे एक स्लाइड है, कासा का मतलब डिटेल में मैं वो स्लाइड में आपको बताऊंगा। लिक्विडिटी कवरेज दोस्तों 116% है। ये लिक्विडिटी कवरेज रेशो मतलब क्या है कि अगर समझो बैंक का अगले 30 दिनों में कुछ भी इनकम नहीं हुआ तो बैंक के पास इतने लिक्विड फंड्स होना चाहिए कि जो उनके फंड आउटफ्लो का जो उनका जो रिक्वायरमेंट है वो आगे के 30 दिन के लिए उनके पास लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। तो 30 दिन मतलब 100%, तो ये 116% पे अभी है। मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़ 100%, अभी 116 है, कंफर्टेबली प्लेस्ड है। स्टिल क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ऑल्सो ईयर ऑन ईयर इसमें दोस्तों थोड़ी कमी आई है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो सब्सटेंशियली बढ़ा है विथ रिस्पेक्ट टू Q1 ऑफ प्रीवियस ईयर, अभी 2.4% है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर कंपेयर करेंगे तो 0.1% का ड्रॉप है। दोस्तों, यस बैंकर्स मतलब ये बैंक के जो एम्प्लॉयज़ है उनका फिगर है। दोस्तों, ये फिगर में देयर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल इंक्रीज। मैंने बैंक के साइड पे देखा जाके कि ये इंक्रीज किस लिए है, फ्यूचर ग्रोथ के लिए है या कॉरपोरेट से उनका फोकस अभी रिटेल में ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है उसके लिए है, किसके लिए है वो मुझे दिखा नहीं। लेकिन बैंक का जो अभी का बिजनेस है
बैंक के जो ग्रोथ पैरामीटर्स है उसके हिसाब से दोस्तों ये जो इंक्रीज़ है ये अकॉर्डिंग टू मी इज सब्सटेंशियल। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑलमोस्ट 23,000 से अभी 25,000 है। दैट मीन्स एन इंक्रीज ऑफ 2,000 एम्प्लॉयज़ इन 1 year। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज सब्सटेंशियल कंसिडरिंग द करंट एडवांसेस, करंट लोन्स, करंट डिपॉजिट्स ऑफ बैंक। सीईटी रेशो दोस्तों 11.9% है, उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। सीईटी मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशो कंपनी का कितना है इन टर्म्स ऑफ द लोन गिवन। इसका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है दैट इज़ 8%। 8% से इनका 3% ज़्यादा है, तो यहाँ पे कम बैंक का सिचुएशन अच्छा है। रिटर्न ऑन एसेट 0.4% है दोस्तों, लेकिन ये रिटर्न ऑन एसेट अगर हम लोग HDFC से कंपेयर करेंगे तो HDFC का रिटर्न ऑन एसेट इज़ 2%। सो वी कैन सी द डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ HDFC एंड येस बैंक। इनका एज ऑफ नाउ 0.4% है। रीजन्स आर ऑफ कोर्स नोन। बैंक का परफॉर्मेंस पिछले 2 साल में खाली रिकवरी चालू है, मतलब इतने प्रॉब्लम्स थे उसमें से बैंक अभी धीरे धीरे करके ऊपर आ रही है, तो नेचुरली रिटर्न ऑन एसेट इज़ लोअर। ईयर ऑन ईयर देर इज़ अ इम्प्रूवमेंट बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर देर इज़ अ ड्रॉप दोस्तों। लेकिन ये ग्रॉस NPA और नेट NPA का जो फिगर है दैट इज़ सब्सटेंशियली हायर। यही फिगर अगर किसी नेशनलाइज बैंक का होता दोस्तों देन दैट नेशनलाइज बैंक वुड हैव स्टिल रिमेन अंडर PCA। PCA का मतलब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, मतलब बैंक को नए लोन्स देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनाही करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डोंट अलाउ द बैंक टू गिव द न्यू लोन्स। तो ये जो NPAs है दोज आर स्टिल सब्सटेंशियली हायर। नो डाउट इसमें कमी हो रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑल्सो, ईयर ऑन ईयर ऑल्सो इसमें रिडक्शन आ रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें मोस्ट वरिंग फैक्टर क्या है, ऑन वन हैंड ग्रॉस NPAs नेट NPAs कम हो रहे हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो स्लिपेजेस है करंट क्वार्टर में ऑल्सो दोस्तों क्लोज टू 1072 करोड़ के उनके फ्रेश स्लिपेजेस हैं। इसमें से कितने स्लिपेज कॉर्पोरेट में कितने हैं, रिटेल में कितने हैं, MSME में कितने हैं वो हम लोग आगे के स्लाइड में देखेंगे। लेकिन NPAs स्टिल मच हायर देन पीयर्स। बाकी के जो प्राइवेट बैंक्स हैं उससे NPAs अभी भी ज़्यादा है, लेकिन उससे भी ऊपर दोस्तों स्लिपेजेस जो है, मतलब स्लिपेजेस मतलब नए NPAs फॉर्म होना, उसका जो रेट है दैट इज़ स्टिल हायर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बड़े हैं, ईयर ऑन ईयर कम हुए हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी द फिगर इज स्टिल सब्सटेंशियली हायर। उसके सामने दोस्तों रिकवरीज भी है, नो डाउट रिकवरीज अच्छे हैं। 1500 करोड़ के रिकवरी उनके ये क्वार्टर में हुए हैं। रिकवरी मतलब जो पहले लोन उनके बैड थे, जो NPAs थे, वो अभी नॉर्मल बिजनेस में उनके पास से पैसा आना चालू हो गया या उनका रिकवरी होना चालू हो गया। लेकिन दोस्तों स्लिपेजेस के वजह से नेट इफेक्ट जो आता है रिकवरी और स्लिपेजेस का, तो वो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बहुत कम है। उससे क्या होता है दोस्तों, उनका प्रोविजन रिलीज का जो प्रोसेस है दैट आर स्टिल नॉट स्टार्टेड। हाउएवर एवरी क्वार्टर स्टिल यस बैंक इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट सर्टन न्यू प्रोविजंस। वो कितना है, कितना क्वांटम है, वो आगे के स्लाइड में आएगा। तो दोस्तों जैसा मैंने पहले बोला फोकस इज शिफ्टिंग टू रिटेल एंड MSME। ये हम लोग यहाँ पे साफ देख सकते हैं। रिटेल एंड MSME और कॉरपोरेट मिक्स जो FY22 में 60-40 था वो अभी 62 एंड 38 हुआ है, मतलब 62% टू रिटेल एंड MSMEs विथ रिस्पेक्ट टू 38% टू कॉरपोरेट। एडवांसेस का ग्रोथ दोस्तों अच्छा हुआ है, 8% से 14% हुआ है। नेचुरली जैसा हमने ऊपर ये कॉम्बिनेशन देखा 60-40 एंड 62-38, तो इन अकॉर्डिंग टू दैट कॉरपोरेट में उनका कॉरपोरेट लोन का जो ग्रोथ है वो 9% से कम हुआ है। लेकिन एज अगेंस्ट दैट मीडियम एंटरप्राइजेस जो है एंड SMEs एंड रिटेल है उसमें देयर इज़ अ सब्सटेंशियल इंक्रीज। CD रेशो और ये हमने CD रेशो एंड रिकवरीज हमने ऑलरेडी देखे, रिटर्न ऑफ एसेट्स ऑल्सो हमने ऑलरेडी देखे। तो दोस्तों जैसा रिटेल में इनका फोकस अभी ज़्यादा है, वैसे UPI एंड NEFT जो है इसके मार्केट शेयर में दोस्तों यस बैंक इज़ रैंक्ड एट नंबर 1 पोजीशन। लेकिन दोस्तों ये जो दोनों चीज़ें हैं NEFT और UPI, उससे इनकम के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। बैंक का जो कोर बिजनेस है
लोन है, डिपॉजिट्स है। तो ये लोन में कंपनी का मार्केट शेयर, यस बैंक का मार्केट शेयर इज जस्ट 1.6%, वेरी वेरी लो। जहाँ पे मार्केट शेयर ज़्यादा है वो उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो लोन का उनका जो मार्केट शेयर है दोस्तों, दैट इज़ जस्ट 1.6%. दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया वाई द प्रॉफिटेबिलिटी इज स्टिल नॉट इंक्रीजिंग। दोस्तों उनका P&L देखते हैं। दोस्तों नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट है, ईयर ऑन ईयर में वी कैन सी अ इंक्रीज ऑफ 32%। नॉन इंटरेस्ट इनकम जो है उसमें थोड़ी सी कमी आई है। नेचुरली उनका फोकस कॉरपोरेट से अभी रिटेल में शिफ्ट हो रहा है, तो हो सकता है कि उसके वजह से नॉन इंटरेस्ट इनकम जो उनका है उसमें थोड़ी कमी आई है। लेकिन दोस्तों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है उसमें, जैसा हमने 2-3 स्लाइड पहले देखा कि देयर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द एम्प्लॉयज़। सेम क्वार्टर प्रीवियस ईयर से करंट क्वार्टर में ऑलमोस्ट 2000 एम्प्लॉयज़ उनके बढ़े हैं। दैट हैज़ इंक्रीज द ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट बाय क्लोज टू 50 crore rupees. That is substantially higher. Other operating expenses also have increased by close to 60-70,000 crore rupees. That has resulted in increase in overall expenses. Provision also जो फ्रेश स्लिपेज हमने देखे क्लोज टू 1071 करोड़ रुपीज़ के, उसके सामने प्रोविजंस क्रिएट हुए 175 करोड़ के। तो रिजल्टेंट फिगर प्रॉफिट 311, which is substantially lower than quarter 4 of FY22. Year on year, of course, there is a growth of 50%. तो दोस्तों आगे के स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि ये 311 करोड़ का जो प्रॉफिट आया है वो कहाँ से आया, मतलब ये बिजनेस इनकम है या नॉन बिजनेस इनकम के वजह से ये प्रॉफिट आया है। लेकिन आगे के स्लाइड में जाने के पहले उनका जो कॉस्ट टू इनकम का जो परसेंटेज है दोस्तों, नेचुरली जो ह्यूमन रिसोर्स एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसमें जो इंक्रीज़ हुआ है एंड नॉन इंटरेस्ट इनकम में जो रिडक्शन हुआ है उसका इफेक्ट हम लोग देख सकते हैं। कॉस्ट टू इनकम का जो उनका परसेंटेज है वो दोस्तों सेम क्वार्टर प्रीवियस ईयर में 67.7% था, क्वार्टर 4 ऑफ प्रीवियस ईयर 7.3% था, दैट हैज़ गॉन अप टू 77.6%। दैट मीन्स ईयर ऑन ईयर 10% का इंक्रीज़ है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑलमोस्ट 5-6% का इंक्रीज़ है। दिस इज सब्सटेंशियल इंक्रीज क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑल्सो एंड ईयर ऑन ईयर ऑल्सो इन कॉस्ट टू इनकम, इन कॉस्ट टू इनकम रेशो। दैट मीन्स अगर इनकम अगले क्वार्टर में सब्सटेंशियल नहीं बढ़ा और स्लिपेजेस अगर यही रेट पे कंटिन्यू हुए तो आगे के क्वार्टर में क्या प्रॉफिटेबिलिटी होगा वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों जो हमने 311 करोड़ का जो प्रॉफिट देखा वो प्रॉफिट कहाँ से आया दोस्तों, वो प्रॉफिट आया एक 333 करोड़ का उनका रिकवरी हुआ, जो पहले उन्होंने पैसा प्रीवियस क्वार्टर्स में राइट ऑफ किया था उसके अगेंस्ट 333 करोड़ रुपीज़ का उनका रिकवरी हुआ। दैट मीन्स जो बुक्स में से निकल गया था, ऑलरेडी उसका लॉस बुक किया था, वो पैसा वापस आ गया 332 करोड़। और 435 करोड़ का दोस्तों प्रोविजन रिवर्सल हुआ है। जो 1500 करोड़ का हमने अपग्रेड देखा, मतलब एनपीएस से नॉन एनपीएस में जो कन्वर्ट हुआ, उसके सामने 435 करोड़ का दोस्तों उनका प्रोविजन रिवर्सल हुआ। तो ये 435 प्लस 332 करोड़ अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्लोज टू 770 करोड़ दोस्तों उनको प्रॉफिट हुआ है ये क्वार्टर में, ओनली अगेंस्ट दिस टू आइटम्स। उसके सामने नेट प्रॉफिट है 311 करोड़। डिक्लेयर्ड नेट प्रॉफिट जो है वो 311 करोड़ के है। दैट मीन्स दोस्तों अगर ये रिकवरी नहीं होता 332 करोड़ एंड 435 करोड़ का, ये रिकवरी अगर ये क्वार्टर में नहीं होता देन कंपनी वुड हैव डिक्लेयर्ड अ लॉस ऑफ क्लोज टू 450 करोड़। यही इसका मतलब है। So one can say that current quarter profit is from old recoveries and not from quarterly business operations. तो दोस्तों जैसा मैंने पहले बोला, कासा के बारे में हम लोग ये स्लाइड में बात करेंगे। कासा टर्म हम लोग हमेशा सुनते हैं, टीवी पे सुनते हैं, बिजनेस चैनल पे सुनते हैं। कासा रेशो मतलब क्या है, तो कासा रेशो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। कासा का मतलब है दोस्तों CASA, मतलब
करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। तो ये करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स कितने हैं उसका परसेंटेज जो है दैट इज़ कॉल्ड कासा परसेंटेज। दोस्तों अगर ये बैंक का हम लोग देखेंगे, करंट अकाउंट में उनके डिपॉजिट्स है क्लोज टू 24,000 करोड़, सेविंग अकाउंट्स में उनके डिपॉजिट्स है क्लोज टू 35,557,000 करोड़। तो कासा डिपॉजिट जो है वो है 59,544। टर्म डिपॉजिट्स है 1,33,697 करोड़। बाकी के डिपॉजिट्स है 4,682। तो ये सबको अगर हम लोग मिलाएंगे दैट मीन्स करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, उनका टोटल डिपॉजिट दोस्तों होता है 1,93,241 करोड़। तो ये कासा जो है 59,544 करोड़ का, कासा मतलब करंट अकाउंट में जितना पैसा है प्लस सेविंग अकाउंट में जितना पैसा बैंक के पास है, 59,544 करोड़। दैट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स, टोटल डिपॉजिट्स आर 1,93,241 करोड़। दैट वर्क्स आउट टू 30.8%। दोस्तों ये अकॉर्डिंग टू मी जो उनका इंडस्ट्री एवरेज है बैंक का उसके आसपास ही है, लेकिन ये कासा जितना कम रहेगा दोस्तों उतना बैंक का जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो बढ़ता है। नेचुरली है दोस्तों, सेविंग अकाउंट पे मिनिमम इंटरेस्ट मिलता है, हमको मालूम है 2-3% मिलता है। करंट अकाउंट पे ऑलमोस्ट 0 इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन टर्म डिपॉजिट्स पे बैंक को इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है। तो जितना बैंक के पास करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट में पैसा है, जितना ज़्यादा पैसा है विथ रिस्पेक्ट टू टर्म डिपॉजिट्स, उतना दोस्तों कासा परसेंटेज बढ़ता है। जितना कासा परसेंटेज बढ़ता है उतना बैंक का जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो कम होता है। तो ये केस में हम देखेंगे कासा रेशो जो उनका है दैट इज़ 30.8%। अगर HDFC बैंक का कासा परसेंटेज देखेंगे दैट इज़ क्लोज टू 48%। दैट मीन्स HDFC के पास जितने फंड्स है उसमें से 48% आर इन कासा डिपॉजिट। यू कैन इमेजिन कि दैट इज़ वाई HDFC का प्रॉफिटेबिलिटी इतना अच्छा है, क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है, जो उनका मेजर एक्सपेंस होता है वो सब्सटेंशियली कम है, बिकॉज क्लोज टू 50% इज़ लो इंटरेस्ट फंड्स, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। एंड ये कासा जो यस बैंक का है दोस्तों वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम लोग देखेंगे सो इट हैज़ कम डाउन फ्रॉम 31.1% टू 30.8%। दैट मीन्स करंट अकाउंट में से, सेविंग अकाउंट में से एंड ऑल्सो टर्म डिपॉजिट में देर हैज़ बीन अ स्लाइट रिडक्शन। यस बैंक का अगर दोस्तों हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में अकॉर्डिंग टू मी 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एसेट्स एंड एडवांसेस मोर और लेस आर स्टैग्नेंट। देर इज़ अ ग्रोथ बट ग्रोथ इज़ वेरी मार्जिनल। एंड दूसरा जो है वो शेयर होल्डर्स फंड, टोटल शेयर होल्डर्स फंड जो है दैट इज़ क्लोज टू 41,000 करोड़ रुपीज़। उसके सामने कैपिटल है 34,000। दैट मीन्स रिजर्व्स का जो पार्ट है दैट इज़ वेरी मिनिमम। दोस्तों स्लिपेजेस देखते हैं, जो 1071 रुपीज़ के जो हमने स्लिपेजेस देखे पहले स्लाइड में, उसमें दोस्तों रिटेल में देर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन स्लिपेजेस। ये क्वार्टर में क्लोज टू 368 करोड़ के नए स्लिपेजेस रिटेल में ऐड हुए हैं। On one side, Yes Bank is focusing more on retail and they are reducing their focus on corporate. But on the other hand, retail में जो slippages है those are also increasing. That is a matter of concern. That is a matter of worry. कॉरपोरेट में भी जो उनका कॉरपोरेट सेगमेंट है उसमें भी 600 करोड़ के नए स्लिपेजेस कंपनी ने आइडेंटिफाई किए हैं। तो ओपनिंग बैलेंस था क्लोज टू 28,000, उसमें ऑलरेडी ऐड हुए 1,000 करोड़। 1,500 करोड़ का उनका दोस्तों रिकवरी भी हुआ, अपग्रेड, रिकवरीज एंड राइट ऑफ्स के वजह से, लेकिन स्टिल बैलेंस रिमेन एट द सेम लेवल ऑफ क्लोज टू 28,000 करोड़। तो दोस्तों ये सब सुनने के बाद, ये सब मैटर सुनने के बाद, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि शेयर मार्केट इज़ ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर में क्या होगा उसके ऊपर स्टॉक प्राइस का मूवमेंट डिपेंडेंट है। तो मेरे हिसाब से मंडे को 311 करोड़ का प्रॉफिट है, उसका थोड़ा सा इफेक्ट आ सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में दोस्तों प्राइस में दोस्तों सब्सटेंशियल मूवमेंट अभी भी नहीं आएगा, ये मेरा मानना है।
तो इज इट टाइम टू से यस टू यस बैंक शेयर्स? अकॉर्डिंग टू मी देर इज स्टिल सब्सटेंशियल टाइम लेफ्ट फॉर सेइंग यस टू यस बैंक शेयर। अकॉर्डिंग टू मी अभी यस बैंक का शेयर मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का नहीं है। किसी को लेना है तो ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए ले सकते हैं। और दोस्तों ये जो मैं कह रहा हूँ उसके लिए और 4 फैक्टर्स हैं। परफॉर्मेंस तो हमने देखा, पास्ट परफॉर्मेंस हमने देखा, फ्यूचर में क्या हो सकता है, स्लिपेजेस का ट्रेंड देखा, रिकवरी का ट्रेंड देखा, कॉस्ट कितना इंक्रीज़ हुआ है वो देखा। ये हो गया दोस्तों फिनेंशियल पैरामीटर्स। लेकिन और 4 से 5 फैक्टर ऐसे हैं विच आर गोइंग टू हैव अ बेयरिंग ऑन फ्यूचर प्राइस मूवमेंट। सबसे पहला है दोस्तों SBI है। जब भी SBI ने पैसा डाला था यस बैंक को टू पुल यस बैंक आउट ऑफ ट्रबल, 49% उन्होंने 49% स्टेट बैंक के पास यस बैंक का स्टेक है। ये 49% अभी कम हुआ क्योंकि यस बैंक ने वापस उसके बाद में सम फ्रेश इशू ऑफ कैपिटल किया है, तो ये अभी 49% से थोड़ा कम हुआ है। लेकिन जब ये पैसा डाला था दैट वाज क्लोज टू 49%। अभी ये हिंड्रेंस कैसे हो सकता है दोस्तों? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ मेजर शेयर होल्डर इन यस बैंक, तो हो सकता है कि गोइंग फॉरवर्ड यस बैंक का स्टेट बैंक में मर्जर हो सकता है। ये स्पेकुलेशन है, कंफर्म न्यूज़ किधर भी नहीं है, बट सिंस स्टेट बैंक इज होल्डिंग अ सब्सटेंशियल पोजीशन, हो सकता है कि फ्यूचर में 1 साल 2 साल 3 साल यस बैंक का मर्जर स्टेट बैंक में हो सकता है। तभी कन्वर्जन क्या होगा, क्या रेशो में स्टेट बैंक के शेयर मिलेंगे, वो देखने की चीज़ है। दूसरा चीज़ दोस्तों है मार्च 20 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा रूल निकाला कि यस बैंक के जितने भी शेयर होल्डर्स थे उन इफ़ एनीवन वाज होल्डिंग मोर देन 100 शेयर्स तो उसका 75% 3 साल के लिए ब्लॉक हो गया। दैट मीन्स दे कैनॉट सेल दोज शेयर्स फॉर 3 years स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च 20। तो इसका मतलब दोस्तों मार्च 23 में ये जो लॉक इन पीरियड था वो निकल जाएगा। अभी हम लोग हैं अगस्त में, तो अगस्त से मार्च मतलब 7 महीने के अंदर दोस्तों ये ब्लॉक निकल जाएगा। तो जो पुराना 75% का जो ब्लॉक होल्डिंग है उसका भी फ्लो मार्केट में आना चालू हो सकता है। सब लोग बेचेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग तो बेचेंगे, तो नेचुरली मार्केट में जो शेयर्स का इनफ्लो आएगा वो बढ़ेगा, उसके वजह से सप्लाई बढ़ेगा, उसके वजह से प्राइस मूवमेंट के ऊपर, अपवर्ड मूवमेंट के ऊपर थोड़ा प्रेशर आ सकता है। तीसरा चीज़ दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स ने उनका पोजीशन FY23 करंट क्वार्टर में सब्सटेंशियली कम किया है, लेकिन ऑन द अदर हैंड FIIs एंड FPIs ने उनका स्टेक थोड़ा इंक्रीज भी किया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, इसका प्राइस टू अर्निंग जो है वो 35 है। दैट मीन्स 1 रुपये के अर्निंग के लिए अभी का प्राइस है 35 रुपीज़। प्राइस टू अर्निंग का मतलब मैंने एक मेरे वीडियो में बताया हुआ है, तो ये प्राइस टू अर्निंग उनका 35 रुपीज़ है। सेक्टर का जो प्राइस टू अर्निंग है दोस्तों वो 22.8 है। सेक्टर मतलब प्राइवेट बैंक जो बाकी के हैं, एक्सिस बैंक हो, ICICI हो, HDFC हो, जो सब्सटेंशियल प्रॉफिट में है, जिनके NPAs 0.5-1% के आसपास है, एज अगेन यस बैंक का एक NPAs हमने देखे नेट NPAs 4% के ऊपर है। स्टिल द प्राइस टू अर्निंग रेशो इज सब्सटेंशियली हायर दैन अदर प्राइवेट बैंक्स जिनका परफॉर्मेंस एंड पोजीशन यस बैंक से बहुत बेहतर है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों कंसिडर करने के बाद मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी जा सकता हूँ, मार्केट इज़ वेरी अनसर्टन, कौन से न्यूज़ का या कौन से स्टेटमेंट का क्या इफेक्ट मार्केट में होगा। निगेटिव कभी न्यूज़ आता है फिर भी प्राइस ऊपर चला जाता है, पॉजिटिव न्यूज़ आता है कभी फिर भी प्राइस नीचे चला जाता है। तो इसके यस बैंक के बारे में भी ऐसा हो सकता है श्योर, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी फिर भी दैट वुड बी फॉर अ shorter period of time. Again the price would trade in the range of 13 to 16 rupees for next 1 or 2 years. That is what I feel. अगर किसको इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो आई फील स्टिल देर इज़ अ टाइम, बट अगर ट्रेडिंग के लिए लेना है मतलब प्राइस समझो मंडे को नीचे खुला, थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करो, 13 के लेवल तक आया और लो, 2-3 महीने में वापस 14 साढ़े 14 जाएगा, निकाल के अपना प्रॉफिट बुक करो, वापस नीचे जाएगा वापस लो, ऊपर जाएगा बेच दो। तो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के लिए अकॉर्डिंग टू मी देर इज स्टिल सम टाइम। तो इज इट टाइम टू से यस टू यस बैंक? अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ स्टिल नॉट टाइम
फॉर इन्वेस्टिंग इन यस बैंक। ट्रेडिंग के लिए ऑफ कोर्स वन कैन पुट द मनी जितना उनका कैपेसिटी है। तो दोस्तों ये था अपना आज का वीडियो ऑन यस बैंक। अगर आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जैसे मैंने पहले बोला था, यूट्यूब में एक एल्गोरिदम रन करता है, तो जितने लाइक्स आएंगे तो यूट्यूब ऑन इट्स ओन बाकी लोगों को सजेस्टेड वीडियोस में ये अपना वीडियो यस बैंक का भी पुश करेगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।